अभी तक हमने प्रोग्राम में राहुल गांधी जी के क्रांतिकारी आइडिया को थोड़ा यहाँ डिकोड करने की कोशिश की। अब जितना कर पाए हम लोग, कोशिश तो की थी। वो क्या कहते हैं, कैसे धन का वितरण करेंगे अपना सर्वे करवाने के बाद। और यहाँ से राय तो यही निकली कि बड़ी कठोर शब्द भी इस्तेमाल हुए। किसी ने कहा ये मूर्खतापूर्ण विचार है, किसी ने कहा ये खतरनाक विचार है, देश को जातीय संघर्ष में ढकेलने वाला विचार ये हो सकता है। आप ये कांग्रेस पार्टी हम कह रहे हैं कि इसको गृह युद्ध में ढकेलने वाला। अब कांग्रेस पार्टी एक्सप्लेन करे जरा इस आइडिया को, क्योंकि इतनी विवाद के बाद भी राहुल गांधी तो वही बात बार बार कह रहे हैं और बल्कि उससे और 2 कदम आगे बढ़ के उसको बताने लगे हैं। बहरहाल राम मंदिर में जाएंगे आज प्रधानमंत्री शाम को। हमने अब उस पर बात की, क्या राम लहर को एक बार फिर लोगों के मन में रिफ्रेश करने के लिए आज वो ये रोड शो जो है अयोध्या में करने जा रहे हैं, जो आप सब जगह देखेंगे। अब परसों से वोटिंग हो रही है 94 सीटों पर, जरा उसका हाल हम लोग जान लें। 190 सीट पर वोटिंग हो रही है, अब 94 सीट और मतदान में चले जाएंगे। मतलब हो गया साहब 286 284 192 190 और 190 हुआ ना, 284 284 का मतलब आधे से ज्यादा सीट है, आधे से ज्यादा मतदान परसों जो है संपन्न हो जाएगा। अब इसमें जो राज्य है, इसमें से 72 सीटें 94 में से भारतीय जनता पार्टी के पास थी। मतलब 80% से ज्यादा बीजेपी का स्ट्राइक रेट इन राज्यों के अंदर भी रहा है। अब जैसे मैं पहले यूपी की बात करता हूं आपसे, अरे कोई भी हम सीट पकड़े और उस पर चर्चा करें शुरू से पहले 10 में से 8 भाजपा जीती। ठीक है, वो 10 सीटें मैं बताऊंगा। एक बार जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात आपको सुननी चाहिए। तीसरे चरण के मतदान से पहले अपने कार्यकर्ताओं को उन्होंने क्या मंत्र दिया, क्या चाह रहे हैं उनसे, सुनिए। जड़ी बूटी बहुत काम आएगी, यानी पक्का काम आएगी, लिख के रखो। हमारे यहाँ में लोग नाचना गाना तो होता है, तो चुनाव के दिन तो बड़ा त्योहार जैसा वातावरण बना रहता है, बड़ा त्योहार। सिर्फ पोलिंग स्टेशन पे वो गुब्बारे लगाते ऐसा नहीं, जहाँ बूथ है घर घर गलिए में साफ होता है। और जिस दिन मतदान तो हमारा एक कार्यकर्ता, उसके साथ और कोई कार्यकर्ता नहीं होना चाहिए, उसके साथ 30 वोटर जिनकर कोशिश करनी है 30 वोटर, और अपने मोहल्ले से थाली बजाते बजाते और बजाते अच्छा राम खेल करते करते जाना मतदान की। प्रधानमंत्री को आपने सुना, एक आदमी एक कार्यकर्ता 30 वोटरों को अपने साथ लेकर के जाए, गाना बजाना करते, भजन करते, थाली बजाते, सब जाइए, उत्सव मनाते हुए आप जाइए। अच्छा, ये काम इन्होंने खुद किया हुआ है, ये तो खुद अपनी पार्टी के लिए ये बूथ का काम इन्होंने जरूर किया होगा। तो बता रहे हैं अपने अनुभव से, जैसे हमको बारे टांग देते थे पहले, अट्रैक्टिव बनाते हैं बूथ को कि लोग वहां पर आए तो उनको अच्छा लगे, तो वो जिम्मेदारी ऐसा दे रहे हैं। अच्छा, इसकी जरूरत क्यों पड़ी है मैं ये भी आपको बता देता हूं। देखिए, अभी तक जो डेटा अब फाइनल हो गया पहले दूसरे फेज का, तो पहले चरण में 3.29% वोट 2019 से घट गया, दूसरे चरण में 2.46%, मतलब 3.25% और 2.5% वोट जो है ये पिछले चरण से घट गया है। तो अभी भी बीजेपी को लगता है कि हमारा वोटर तो बाहर निकला है, लेकिन फिर भी उनको ये उनकी कोशिश है कि और वोटर टर्नआउट होना चाहिए। अब सब आइए यूपी की बात कर लेते हैं। यूपी में जो इन सीटों पर मतदान होने जा रहा है दोस्तों, वो है संभल, हाथरस, आगरा, बदायूं, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, फतेहपुर सीकरी, आंवला, बरेली। इसका मतलब हुआ कि एक तो पूरी यादव बेल्ट में यहां पर होने जा रहा है, वोट होने जा रहा है। पहले संभल की बात कर लेते हैं, हमसे नजदीक भी है, मुस्लिम डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूंसी है पूरी तरीके से, और बीजेपी के पास थी भी नहीं, हारी हुई सीट है भाजपा की। हर्षवर्धन जी देखिए, जल्दी जल्दी सीट, ये वो सीट है जहां 2014 में जब सपा बसपा अलग लड़े थे तो भारतीय जनता पार्टी ने सीट जीत ली थी। तब शफीकुर रहमान बर्क थे, अभी उनके पोते जियाउर रहमान बर्क लड़ रहे हैं। और जियाउर रहमान बर्क का एक भाषण बड़ा चर्चित है, मुख्तार अतीक उनके प्रेरणा स्रोत। भयानक जबरदस्त वाला वहां ध्रुवीकरण है, बहुजन समाज पार्टी का भी प्रत्याशी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी उम्मीद करेगी कि 2014 हो जाए, समाजवादी पार्टी के लोगों 2019 होना चाहिए। ये सीट कड़ा मुकाबला है, लेकिन बीजेपी जीत सकती है। कड़ा मुकाबला है। हाथरस आगरा, हाथरस आगरा में कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई नॉर्मल सीटें हैं, ऐसा कुछ आपको मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ बीजेपी को कोई दिक्कत इन सीटों पे होने वाली। अच्छा ठीक है, अब जरा इनकी 4 सीटें जो यादव लैंड की हैं, बदायूं, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा। बदायूं से शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल जी, तो टफ सॉफ्ट सीट मानते हैं आप बीजेपी बिल्कुल। के लिए? देखिए, मुकाबला तो होगा, ये कहना कि बहुत ज्यादा आसान सीट है ऐसा तो नहीं है। चाहे देखिए, अब अगर हम एटा की बात भी करें तो ये ऐसी सीटें जहां पर यादव बहुल्य है ये सीटें, तो अगर यादव बहुल्य सीटें हैं तो ये देखना होगा यादव कहाँ जाते हैं इसमें। तो ये लोकसभा में यादव डिवाइड होते हैं, ऐसा नहीं है? हाँ, होते हैं,
ऐसा नहीं है कि नहीं यादव होते, बहुल सीट है, लेकिन गैर यादव पिछड़ी जातियों के मतदाता ज्यादा है। जैसे इटा में यहीं सात से किया है। संघमित्रा मौर्य, यहीं से स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य इस बार टिकट काट दिया, दूसरे को टिकट दिया है। गैर यादव पिछड़ी जातियों का एकजुट होना और सवर्ण और जो दूसरी जातियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी के अपने वोटर होना, इसकी वजह से बीजेपी की भारतीय सीट जनता है पार्टी ये, यहाँ ठीक है। मजबूत है। मतलब अलायंस था सपा बसपा का, उसके बावजूद जैसे बीजेपी ईटा है, उसके शाक्य असेंबली वोट भी वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसी में आप काफी देखेंगे ज्यादा तो है। बीजेपी ही ज्यादा तो जीता है। फिर ओके। जैसे एटा की बात कर रहे थे, मैं आता हूं सर, शाक्य वोट वहाँ पे एटा है। पे आता हूं अभी। तो उस कारण से ओके, समीकरण बदायूं को बनते आप फेवरेबल सीट मानते हैं? बिल्कुल बीजेपी। फेवरेबल। ठीक है। फिरोजाबाद से रामगोपाल यादव जी के बेटे लड़ रहे हैं शायद। आदित्य चुनाव लड़ रहे हैं अक्षय। तो ये वाले हैं। और फिरोजाबाद से अक्षय अक्षय चुनाव लड़ रहे अक्षय हैं। यादव, हाँ। क्योंकि रामगोपाल पिछली बार तो वहां से शिवपाल यादव चुनाव लड़ लिए थे, इसके कारण वो चुनाव हार गए थे। 90,000 से ज्यादा वोट शिवपाल ले गए थे वहां पर। तो मुझे लग रहा है कि इस बार ये सीट समाजवादी पार्टी जीत सकती है फाइट में। अच्छा। मतलब अगर 4 सीट संभल, मैनपुरी, फिरोजाबाद और बदायूं, ये 4 सीट में पल्ला फिलहाल समाजवादी पार्टी का भारी नजर आ रहा है। अंतिम समय वोटिंग के समय क्या ऐसी स्थिति होती है देखना पड़ेगा, लेकिन ये 4 सीटें जहां समाजवादी पार्टी मानकर चल रही है कि वो ये सीटें जीत रही है। मैनपुरी डिंपल यादव की सीट है, शायद यूपी में होने वाले जो सीटें उनमें से सब सेफेस्ट सीट है मैनपुरी। हाँ, सबसे सेफेस्ट सीट मानी जाती है। जसवंत नगर सीट इसी में आती है जहां से शिवपाल यादव विधायक है, और वहीं से सबसे ज्यादा लीड भी मुलायम सिंह को मिली थी, वो सबसे मजबूत गढ़ है। तो मैनपुरी के अंदर पल्ला भारी है इस समय डिंपल यादव। गुरुजी, मैनपुरी, एटा, फतेहपुर सीकरी, आंवला। मुझे नहीं लगता है कि इसमें से कोई भी सीट ऐसी है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल है। नहीं, मैनपुरी भी। मैनपुरी एक छोड़ दीजिए, मैनपुरी जहां कांटे का टक्कर है, और मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी वहां जीत नहीं सकती है। इस बार बदले हुए परिस्थितियां होंगी, आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा टक्कर दे रही है। एटा, फतेहपुर सीकरी, आंवला, ये एटा- आपको नाम है? मैनपुरी एटा में में एक बात एटा और में समझने आपको की है। बता दूं कि 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो विधानसभा का है वो ऑलरेडी बीजेपी का ही कॉन्स्टिट्यूएंसी वो है। ओके। एक जगह समाजवादी पार्टी जीती है, बाकी 4 जगह जो है 5 विधानसभा जोड़ रहे थे आप क्या? मैनपुरी में अभी कल जो है वहां रैली के समय बहुत संघर्ष हो गया। महाराणा प्रताप की प्रतिमा थी, वहाँ उनका हंगामा भाला क्षतिग्रस्त हुआ। उसके बाद फिर वो जिसको कहते हैं ना कि समाजवादी पार्टी ने डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, फिर से भारतीय जनता पार्टी गई, भारतीय जनता पार्टी ने फिर उस मूर्ति को धुला। और ये बार बार जिसको कहते हैं ना कि जो राजपूत समाज के स्वाभिमान की बात थी वो वहां मुद्दा बन गया। और ये भाजपा के विपक्ष में नहीं है, भाजपा के पक्ष में, वहां से राजपूत बरेली बीजेपी की सीट है बरेली। यहाँ पे बदला है। संतोष गंगवार यहाँ से मतलब 7 बार मेरे ख्याल से सांसद रहे हैं, उसके गंगवार बाद को यहाँ दिया पर है। बदला गया है। जो गंगवारी दिए गए। गंगवारी दिए गए हैं, तो ये देखना होगा इस सीट पे क्या होगा। हाँ, ठीक है। मतलब इन सीटों में से संभल, हाथरस, आगरा, बदायूं, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, फतेहपुर सीकरी, आंवला, बरेली, इसमें से एक संभल, बदायूं और मैनपुरी, इस पर आप मानते हैं थोड़ा कॉन्टेस्ट है? ये कॉन्टेस्ट। बाकी 7 सीटें संभल जो है और वो बीजेपी मैनपुरी, के लिए बिल्कुल। आसान होनी आसान हो चाहिए। जाएगी। ठीक है, ऑलराइट। ये देखिए, हमने अभी बात की है यूपी की सीटों की। अब मैं जाता हूं जरा मध्य प्रदेश की सीटों की बात करना चाहता हूं। गुना, विदिशा, राजगढ़, वाह, सारी जबरदस्त सीटें। भ्रम ही नहीं है, कोई दूर दूर तक भ्रम नहीं गुना है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, भारतीय विदिशा जनता पार्टी बड़े अंतर से विदिशा से शिवराज सिंह चौहान, राजगढ़ में और राजगढ़ दिग्विजय से सिंह दिग्विजय सिंह कांग्रेस से। दिग्विजय सिंह कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। किसमें ज्यादा दिग्विजय इंटरेस्ट है सिंह आपको? मुकाबला देंगे। मुझे लग रहा है कि लेकिन इसमें विदिशा तो कोई चर्चा की है, शिवराज सिंह आराम से जीतेंगे, वहां से 5 बार सांसद भी रह चुके हैं। राजगढ़ में जरूर दिग्विजय सिंह अच्छी फाइट वहां पर जहां दे रहे हैं, बार-बार ये कहकर कि मेरा आखिरी जहां चुनाव है। दिग्विजय सिंह लड़ रहे हैं और अमित शाह वहां जाके कहा था धूमधाम उन्होंने से निकले। कि जोरदार हार होनी चाहिए, आशिक का जनाजा है, जरा धूमधाम से निकले। निकले। मुरैना भिंड की सीट जो है ग्वालियर चंबल संभाग की है, मुरैना भिंड ग्वालियर, ये ग्वालियर चंबल संभाग की लेकिन सीट है। गुना वैसे विधानसभा में तो हमेशा आसान नहीं रहता भाजपा के लिए। देखिए ये मेरा पूरा बेल्ट सिंधिया परिवार का रहा है मजबूत हमेशा, लेकिन अब वहां पर एक यादव वोट बैंक है, और यादव 3.5 लाख वोट बैंक है गुना के अंदर। और वो कांग्रेस केपी ने यादव, भी वो केपी यादव को जिन्होंने टिकट हरा नहीं दिया दिया। था पिछली बार, वो शांत है, ज्योतिरादित्य वो सिंधिया को। विरोध में नहीं गए, वो शांत है, हाँ, प्रचार है अभियान किस प्रचार पार्टी अभियान में भी भी? नहीं कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा। है किस पार्टी में वो भी? वो अभी बीजेपी में ही, लेकिन वो शांत बैठे हुए, प्रचार भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने फिर से यादव उम्मीदवार को वहां से टिकट दिया हुआ है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बार वहां से जीतेंगे, क्योंकि अब वहां पर मुख्यमंत्री यादव दे दिया गया है। तो मोहन यादव के कारण यादव के अंदर कोई बहुत बड़ी नाराजगी रही है, तो वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया आराम से BSP जीतेंगे। का भी थोड़ा दूर मुरैना में बस एक सीट फाइट है, मुरैना सीट जैसी जहां गुना आपको लग रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया आसानी से जीतेंगे, निकाल आराम से लेंगे? जीतेंगे। विदिशा में शिवराज सिंह चौहान कोई के सामने दिक्कत कोई ही फाइट नहीं है नहीं। राजगढ़ से आप कह रहे हैं दिग्विजय सिंह हारेंगे, रोडमल नागर हैं भाजपा से। बिल्कुल। नागर प्रत्याशी दिया। ये भिंड, गुना, ग्वालियर, ये सारी जो सीटें यहाँ बीएसपी का भी कभी एक बार जोर रहा करता था, फिलहाल अब बहुत वैसा पहले। जो है दिखाई नहीं देता, तो ये बीजेपी के लिए आसान सीटें होंगी। चलें, ठीक है। गुना सागर भी जीतेगी आराम से, गुना सागर भी है इसमें। सागर तो ऐसे भी बीजेपी हाँ, का ये गढ़ कोई रहा है। दिक्कत सागर नहीं। की सीट भी है, तो हाँ, वहाँ भी ये दिक्कत गुना नहीं। सागर का ही प्रॉब्लम तो अभी है तक बस। यूपी एमपी की जितनी सीटों की हमने बाकी कहीं कोई आपको प्रॉब्लम दिखाई नहीं, दे ऐसी रही? कोई बड़ी आपके प्रॉब्लम पास नहीं। भी लिस्ट है ना सर, जरा निकालिएगा जरा। अब जरा महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, महाराष्ट्र की सीटों की। मेरे पास एक ही सीट लिखी हुई है, हत कांगनगले।
हथकांगले, यहाँ पर महाराष्ट्र की बारामती है, रायगढ़ है, उस्मानाबाद है, लातूर है, 11 सीटें महाराष्ट्र की सर। सोलापुर है। जी। तो महाराष्ट्र की 11 सीटों का देख लें जरा हाल। रायगढ़, बारामती, उस्मानपुर, लातूर, सोलागढ़, माढ़ा, सांगली, सतारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर और हाथकांगले। तो यहाँ तो जाहिर है सबसे बड़ा ज्यादा इंटरेस्ट बारामती में ही है। बारामती देवरानी में और भाभी का कॉन्टेस्ट है यहाँ पर। बारामती है, माड़ा है, सिंधुदुर्ग है, वहां से अभी नारायण राणे चुनाव लड़ रहे हैं। रायगढ़ है जहाँ से अजित पवार के प्रदेश अध्यक्ष पहले चुनाव लड़ रहे बारामती हैं। बताइए क्या हो रहा है बारामती? देखिए बारामती में तो बहुत कुछ कहा नहीं जाता कौन जीतेगा। दोनों के बीच वोट, परिवार के वोट बटेंगे। अजित पवार की वाइफ और सुनेत्रा पवार और सुप्रिया सुले के बीच शरद पवार की बेटी। वहां पर धनगर समाज जिसकी तरफ जाएगा उसका पल्ला भारी रहेगा, क्योंकि इस बार कुछ कहा नहीं जाता कि बीजेपी वाले कैसे वोट करेंगे, मराठा वोटिंग कैसी होगी। कहा जा रहा है कि युवा वर्ग अजित पवार के साथ है, युवा अजित पवार को वोट कर रहे हैं, लेकिन बुजुर्ग जो लोग हैं जिन्होंने शरद पवार को देखा है कि कैसे बड़ी उन्होंने बारामती को लॉयल्टीज बना- डिवाइड होंगी इस बार। पूरी लॉयल्टी एक डिवाइड हो खबर रही है ये आ इसके रही है अंदर। कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े रिलक्टेंट हैं। क्यों? पता नहीं, अजित एक पवार का ऐसे- साथ देने में अजित पवार के साथ देने में थोड़ा सा ऐसा आ रहा है। ऐसा फील्ड सुन से। रहे हैं आप भी? नहीं, जमीन स्तर पर मतलब अभी क्या है, लंबे समय से लड़ाई तो रही है। अब पार्टी ने, अभी देवेंद्र फडणवीस गए थे, उन्होंने बैठक ली, वहां 2 विधायक भारतीय जनता पार्टी के, 2 राष्ट्रवादी के और 2 कांग्रेस के विधायक है वहां पर। तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक तो लंबे समय संघर्ष करते रहे। अब लेकिन वोटिंग पैटर्न कैसा होगा, वोट भाई, कैसा ये भी तो बटेगा। बीजेपी एनडीए के लिए नाक की लड़ाई हो गई ना इस सीट पर। नहीं, बिल्कुल शरद पवार नाक की की बेटी को हराना है। बिल्कुल नाक की लड़ाई है और कार्यकर्ताओं को समझाया जा रहा है, लेकिन ग्राउंड पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो थोड़े ऐसी reluctant खबर हैं। थी कि हाँ, राहुल जी। रिलक्टेंट है। देखिए वहाँ पर ये बात तो साफ है कि जहाँ जैसे अब बारामती की सीट है, बारामती की सीट पे शरद पवार पूरी कोशिश करेंगे उनकी बेटी जीत जाए, और वो कोशिश कितनी सफल होती है देखना होगा। हम बार बार ये कहा जाता है कि जो पवार साहब के विरोधी हैं वो लोग जो है उस संगठन पे उनका काफ़ी ज़्यादा जोर है, और संगठन पे जोर होने के कारण जो है बारामती की सीट मुश्किल हो सकती है। पर मुझे नहीं लगता कि जो कैंडिडेट दिया गया है वहाँ पर, मतलब जो उनकी बहू कह लें कि वो कैंडिडेट जो दिया गया उसके कारण ऐसा नहीं लगता मुझे कि वो बहुत ही सशक्त कैंडिडेट है। बाकी समीर उसको कह सकते हैं, मुझे जहां तक लगता है वो पॉलिटिक्स में उनका बहुत कम रोल रहा है। ठीक, हर्षवर्धन जी, एक बार महाराष्ट्र की 11 सीटों पर आपका क्या टेक है? देखिए, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में ज्यादातर सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जहां लड़ रही है वहां बेहतर है, लेकिन ये जो बेल्ट है ये एनसीपी वाली बेल्ट है। जी और हाँ, एनसीपी बिल्कुल। मतलब आधा आधा हो गया। तो वैसे भी कहा ही जाता है कि पुरुष तो घर में भी हो तो माँ और पत्नी के बीच में फंसता है, बहन और पत्नी के बीच में फंसता है, बहू और बेटी के बीच में कोई व्यक्ति फंसता है। तो ये सारे समीकरण वहां स्थापित है। अजीत पवार अपनी बहन और अपनी पत्नी के बीच में है, पत्नी के साथ खड़े हैं। शरद पवार अपनी बहू और बेटी के बीच में है, बेटी के साथ खड़े हैं। अब सवाल ये है क्या, शरद पवार ने तो साफ कह दिया बहू बाहर की होती है, यही परिवार मैं की कह नहीं रहा होती हूं, है। इसीलिए कह रहा हूं, क्या ये शरद पवार जो कह रहे हैं वो बात वहां के लोगों को ठीक लगेगी? क्योंकि लंबे समय से अजीत पवार ही उस कॉन्स्टिट्यूंसी को नर्चर करते आ रहे हैं। और जब हम कहते हैं, जैसे जो अभी राहुल जी कह रहे हैं कि सुनेत्रा पवार थोड़ा कमजोर प्रत्याशी, कमजोर, तो फिर सुप्रिया सुले कहां से मजबूत है? सुप्रिया सुले कौन है भाई? अगर उनकी पहचान अजीत पवार की पत्नी के तौर पर है, सुप्रिया सुले की पहचान भी है कि शरद पवार की बेटी है। चुनाव लड़ चुकी है ना, नहीं, निश्चित तौर पर लड़ चुकी है, ये अपने दम पर चूंकि- क्या है सवाल ये है। चूंकि आप जब कॉन्स्टिट्यूंसी में जाते पवार हैं तो पीछे खड़े हैं, और विशेष करके अजीत पारिवारिक पवार खड़े हैं पीछे। नहीं, पारिवारिक मैं वही जो बोल रहा था, constituency अजीत होती पवार है। के लिए कहा जा रहा है कि वो संगठन पे उनका पूरा जोर है, उन्होंने ही संगठन चलाया, पर क्या रियलिटी में भाई लोग ये जो अगर है अजीत मानेंगे? पवार की पत्नी हार गई तो अजीत पवार के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा। निश्चित तौर पर, नहीं, निश्चित। लेकिन वहां पर एक लेकिन बात अगर कही जा बेटी रही भी है, हार गई साफ तो गिर शरद पवार साफ के गिर लिए। जाएगी ये भाई। पूरा बारामती रीजन में मैं एक आपको बहुत बता महत्वपूर्ण दूं, की बात सिर्फ कही जा रही है। ये एनसीपी का रीजन नहीं है, ये दादा- शिवसेना का भी रीजन दादा चलिए साहब, सर बारामती में बहुत महत्वपूर्ण बात बोली जा रही है। वहां के लोग कह रहे हैं कि भाई प्रदेश में हम अजित पवार को देंगे, केंद्र में हम शरद पवार को देंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम दोनों अजित पवार को दे देंगे, प्रदेश में भी आप रहो, केंद्र में भी आप रहो। मतलब दादा ये को सीट हम- फंस गई, सीट हाँ, फंस गई। दादा को सीट हम पर दे देंगे मुकाबला तो केंद्र में, काटेगा। चलिए ठीक है, प्रदेश को आगे हम दे देंगे। आगे बहुत लेकिन इंटरेस्टिंग असली सीट वही है कि भारतीय जनता देखिए, पार्टी के कार्यकर्ता अगर रिलेक्टेंट नहीं होगा तो ये सीट आसानी गुजरात से में जीत पाओ। गांधीनगर अमित शाह का चुनाव होने का, राजकोट में पुरुषोत्तम रूपाला, इतना झंझट फसाद हुआ राजपूत कोई वोट को लेकर मुश्किल ही के। नहीं है। राजकोट बहुत में अच्छे वोट होने अंतर जा रहा है, से राजकोट की बहुत बात हम जबरदस्त करेंगे। अंतर। इसके अलावा एमपी की हम लोग बात कर चुके हैं। कर्नाटक में अच्छी सीटों पर वोट हो रहा है। बेलगांव से जगदीश शेट्टार 14 सीटों बीजेपी पे के हो बहुत रहा है। सीनियर 15 लीडर। बेल्लारी से बी श्रीमामुलु, ये भी बड़े लीडर थे। बड़े नेता। हावेरी से पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, इनका भी चुनाव है, तो इनकी भी हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा गोवा में, असम में चुनाव होने जा रहा है, बंगाल में किन सीटों पर चुनाव हो रहा है, इनकी बात होगी। अभी बहुत सारी, लेकिन अभी तक आपने जो देखा महाराष्ट्र में, यूपी में और मध्य प्रदेश में जितनी सीटें हमने डिस्कस की हैं, बीजेपी के लिए इस चरण में कोई दिक्कत होती हुई दिखाई नहीं दे रही। 1-2 सीटें हर प्रदेश के अंदर छोड़ दें तो। आगे की बात एक ब्रेक के बाद देखते रहिए कहानी।